ये मैं कहना चाहूँगी, आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत रिलेवेंट है। एक्चुअली लोग कैंसर से डरते बहुत हैं, सभी डरते हैं और ये मतलब जानना चाहते हैं, सभी समझना चाहते हैं कि किसको कैंसर होने का ज़्यादा खतरा है। तो एक तो वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ़स्टाइल ऐसी हो, जैसे कि कुछ लोग जो तम्बाकू, स्मोकिंग या स्मोकलेस दोनों तरह का जो भी तम्बाकू अगर लेते हैं, टबैको लेते हैं, तो वो हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं। और या फिर वो जो अल्कोहल भी साथ में लेते हैं। इसके अलावा वो लोग जो ओबीज़ हैं, जिनका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, ओबेसिटी है, वो भी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिनकी फैमिली में हिस्ट्री हो, अ, मतलब उनमें कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस हो जिसकी वजह से उनको रिस्क हो, तो वो भी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। जी। फैमिली में मैटरनल या पैटर्नल दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरफ का ज़्यादा है, किसी भी तरफ का अगर होगा तो उसकी वजह से रिस्क ज़्यादा होता है। ऑल्दो फैमिली हिस्ट्री जो है 1% ही रोल प्ले करती है, लेकिन करती है। तो अगर जैसे कोई इंडिविजुअल है, तो अगर उसके फादर-मदर अगर उसको है तो उसके फादर-मदर या फिर जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, उसमें आता है भाई-बहन, रियल ब्रदर एंड सिस्टर और बच्चे। तो ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं। तो इनको अगर इनमें से किसी को है तो होने का खतरा होता है। सेकंड डिग्री रिलेटिव मतलब होते हैं कि जैसे दादा या फिर बुआ, चाचा, मामा और मैटरनल और पैटर्नल जो कज़िन्स होते हैं, ये सारे आते हैं सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में। तो इसमें से अगर किसी को है, तो होने की संभावना कम होती है। तो जो ये फैमिली हिस्ट्री होती है, इसके हिसाब से एक तैयार किया जाता है एक फ्लो चार्ट कि भई हाँ, किसको होने की संभावना ज़्यादा है। उसके हिसाब से अगर किसी पेशेंट को लगता है कि हाँ, रिस्क ज़्यादा है, तो उनके कुछ टेस्ट जो होते हैं, वो डिस्कस करके एडवाइस किए जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना होता है कि जो रिस्क है, अगर किसी को जैसे हुआ है, वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से है या फिर लाइफ़स्टाइल फैक्टर की वजह से है। जैसे कि अगर किसी को कोई तम्बाकू लेता है, उसकी वजह से मुँह का कैंसर हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अगर मुँह का कैंसर हुआ है, तो उसके जो रिलेटिव्स हैं या उसके फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री रिलेटिव उनको हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये उनकी लाइफ़स्टाइल की वजह से हुआ है। तो ये सब भी देखना होता है, उसके हिसाब से हम लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिस्क हो सकता है। देखिए ये तो इसको समझने के लिए आपको अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ जैसे रिस्क फैक्टर्स जैसे साफ समझ में आता है, अभी मैंने एग्ज़ाम्पल लिया ओरल कैविटी का, ठीक है? कोई अगर तम्बाकू लेता है, उसकी वजह से अगर उसे लंग कैंसर हुआ है, ठीक है? तो ये बिल्कुल क्लियर होता है कि हाँ, ये उसके एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, ठीक? और अगर इसी तरह की अगर किसी अ, महिला को 60 या 70 इयर्स में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो यूजुअली ये माना जाता है कि जो अंदर कुछ म्यूटेशंस वगैरह हुए हैं, तो ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से नहीं होता है, 70 इयर्स में हुआ है या 60 इयर्स में हुआ है। वहीं अगर ब्रेस्ट कैंसर 30 इयर्स में हो रहा है, 34 में हो रहा है, मतलब 30 टू 40 अर्ली एज ग्रुप में हो रहा है और ब्रेस्ट कैंसर की वैरायटी होती है ट्रिपल नेगेटिव अगर वो है, तो फिर उसमें हम जेनेटिक जो है वो एनालिसिस करते हैं कि भई उसकी वजह से तो कुछ नहीं है। और इसी तरह से अगर प्रोस्टेट कैंसर है, तो वो एज ग्रुप जो है वो भी देखनी पड़ती है और कुछ टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं। तो अगर पेशेंट जानना चाहे तो ऐसे जानना बहुत मुश्किल होता है कि भई किस वजह से है। बाकी अगर आप ये देख सकते हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर का कोई पेशेंट है, तो अगर माँ को हुआ है, बुआ को हुआ है, नानी को हुआ है, मतलब कई 2-3 लोगों को, चारों को हुआ है, इसका मतलब है कि खुद होने का ज़्यादा खतरा है। तो हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को उसके हिसाब से ठीक रखनी होती है। अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, अगर प्रोस्टेट कैंसर किसी को आप मतलब आपके रिलेटिव को जल्दी हुआ है, किसी मतलब प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली लेट एज ग्रुप की बीमारी है, अगर वो 50s में हो गया है, जल्दी हो गया है, तो इसका मतलब जेनेटिक्स हो सकता है। तो बेसिकली ये है कि हम अपना लाइफ़स्टाइल ठीक रखें, ये इसका होता है। बाकी जिसको हुआ है तो ऐसे पेशेंट्स आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, तो वो आपको बताएँगे कि हाँ, ये फैमिली से रिलेटेड हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब जैसे सर्विक्स कैंसर है, हम लोग जो स्टडी करते हैं ना, उसमें कुछ कैंसर्स का रिलेशन देखा गया है, कुछ का नहीं। तो वो आप डिस्कस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। बिल्कुल, ये मतलब बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भई हाई रिस्क ग्रुप मालूम पड़ गया। जैसे बताया ना कि पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वो हाई रिस्क ग्रुप क्यों है? तो जैसा पहला कारण था कि
कुछ ऐसे चीजें वो लेते हैं, है ना, जैसे तम्बाकू या अल्कोहल का सेवन है। तो सबसे पहला तो यही है कि भाई इसको वो बंद किया जाए। और मतलब हमें तो लगता है कि हमें बचपन से ही बच्चों को बताना चाहिए अपने, क्योंकि जो आदत छोटे में बचपन में पड़ जाती है उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर शुरू से ही समझें कि ये खराब है तो उसको ठीक करें तो अच्छा है, क्योंकि स्मोकिंग में फर्स्ट हैंड स्मोक, सेकंड हैंड स्मोक बहुत सारा कुछ है जो हम बात कर सकते हैं। आपके लिए मतलब खुद के लिए खराब है, सबके लिए खराब है, ऐसे यही अल्कोहल के लिए है। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरी चीज हो गई जो होता है हमारे हाई बीएमआई की वजह से। बहुत सारे कैंसर इंडिया में जैसे बढ़ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, यूट्रस का कैंसर बढ़ रहा है, और स्टमक कैंसर भी इंक्रीज हो रहा है। स्टमक कैंसर, कोलन मतलब आंत का कैंसर भी बढ़ रहा है, खाने की नली का कैंसर भी बढ़ रहा है। तो इसका एक रीजन ओबेसिटी भी है। तो क्योंकि जो हमारा वर्किंग पैटर्न है वो चेंज हो गया है, वो हम सबको पता है, हम सब महसूस भी करते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारी कैलोरीज का इंटेक कितना है, हमारी डाइट कैसी है। और उसको सिर्फ करना ही नहीं होगा, हमें पता होता है और फिर उसके उस पर काम भी करना है। हमारी जो बॉडी मास इंडेक्स है वो ठीक रहे, हमारा वेट ठीक रहे, ये सब हमें मतलब यूजली ये सब चीजें हम लोगों को पता होती है। पता होने के बाद उस पर काम भी करना है। और अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो लगातार बैठे नहीं रहे। बीच बीच में आप घूम सकते हैं, जब हम बहुत बिजी होते हैं तो बैठे रहते हैं, लेकिन हमें मतलब रूल्स बनाने हैं कि हमें थोड़ा घूमना है। तो इन सब चीजों से जो बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में जो इकट्ठा हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये कैंसर होता है, उनको हम अपनी बॉडी में काफी हद तक कम कर सकते हैं। दूसरी चीज तो ये हो गई। तीसरी चीज, हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ फैमिली हिस्ट्री पर, जेनेटिक फैक्टर्स पर। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, फैमिली हिस्ट्री आप ठीक नहीं कर सकते, जेनेटिक्स जो है वो नहीं ठीक कर सकते। ऐसी मेरी किसी एक फ्रेंड से बात हो रही थी कि उसको पता था, उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो पहली चीज जो उसने करी, एक्सरसाइज, डाइट, बहुत ध्यान रखा। एक्सरसाइज आप किसी भी तरह कर सकते हैं, आप डांस को ले सकते हैं, स्विमिंग को ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप अपने शौक और इन सब चीजों को करें। तो ये सब चीजें आप करें कि भाई देखिए, समय की कमी आजकल सभी के पास होती है। एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो मॉडरेट एक्सरसाइज जो है वो 30 मिनट हर दिन, हफ्ते में 5 दिन जरूर करें। तो ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना। ये चीजें जो है मतलब वही जो हाई रिस्क फैक्टर्स है वो कैसे हम हटा सकते हैं, हमें इस पे ही काम करना होगा। में अगर पुरुषों की बात करें तो मुख्य कैंसर, मुंह का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर है। तो उनको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए ये है कि भाई हम जो लोग तम्बाकू या लेते हैं तो उनको अपना मुंह चेक करते रहना चाहिए, ओरल एग्जामिनेशन। अच्छी लाइट में हर महीने मुंह खोल के एग्जामिन करें कि मुंह में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, अ, कितनी माउथ ओपनिंग है, मतलब मुंह ठीक से खुल रहा है या नहीं। टॉर्च से पूरा अच्छे से एग्जामिन करें। और अगर उनको कोई घाव हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, या कोई चकत्ते वगैरह हो रहे हो तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करें। कभी कभी ऐसी कोई गांठ सी होने लगती है मुंह में जिसमें दर्द नहीं होता, उसको इग्नोर ना करें, तुरंत मतलब दिखाने जाएं, या मुंह कम खुलने लगे तो जाएं, निगलने में दिक्कत होने लगे तो जाएं। मतलब अपनी बॉडी को समझें। जो ये सब चीजें जो करते हैं, ऐसे जो अगर जो लोग तम्बाकू लेते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनको खांसी अक्सर रहती है। लेकिन कुछ इस तरह की खांसी हो जो लगातार बनी रहे, या चेस्ट में पेन होने लगे, और दर्द में मतलब चेस्ट में पेन के साथ साथ अगर मुंह से खांसी में बलगम में खून जाने लगे, तो इसके लिए जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में दो ही कैंसर, मतलब जो मुख्य कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर, और बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर है वो होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिकमेंड किया जाता है कि 20 साल के बाद हर महीने अपने आप ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। मतलब अपने आप छू करके देखें, अगर कोई दर्द रहित गांठ है, या फिर ब्रेस्ट में कोई ऐसा चेंजेस, दर्द रहित गांठ के अलावा कुछ निपल अंदर की तरफ जा रहा है, या फिर जो स्किन है उसमें कोई चकत्ता सा पड़ गया है, स्किन में कोई उभार हो गया है जो पहले नहीं था, कोई इस तरह का चेंजेस हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और 40 इयर्स के बाद में मेमोग्राफी रिकमेंड की जाती है, एक्सरे मेमोग्राफी, जो 40 साल के बाद में हर 2 साल में कराई जाती है। और दूसरा कैंसर है सर्विक्स का कैंसर। उसके लिए होता है कि
एक जांच होती है जो डॉक्टर करते हैं, जिसको हम पेप स्मेयर बोलते हैं, लिक्विड पेप स्मेयर जांच, इसमें एचपीवी डीएनए भी टेस्ट किया जाता है। मतलब ये जांच जो होती है वो हर 3 से 5 साल में होती है, मतलब एक जांच होती है 3 साल में या एक होती है वो 5 साल में। तो महिलाओं में देखिए जो जांच होती है वो मतलब साल 2 साल में एक बार, या ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो महीने में सिर्फ एक बार आप खुद कर सकते हैं, 5 मिनट लगता है। तो खुद बॉडी से अवेयर रहना और कुछ टेस्ट करवाना समय समय पर। ऐसे ही पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो जिनकी फैमिली में हिस्ट्री होती है वो 50 साल के बाद सिर्फ साल में एक बार टेस्ट होता है सीरम पीएसए, उसको करवा सकते हैं। तो अपनी बॉडी को खुद एग्जामिन करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर नहीं करना, लक्षणों को समझना, ये मतलब तरीके होते हैं जिससे हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। और कुछ टेस्ट यूजुअली, लेकिन जो टेस्ट होते हैं ना वो जैसे फीमेल्स में 40 के बाद टेस्ट रिकमेंडेड है ब्रेस्ट वाला, और सर्विस का 20 साल के बाद है। तो कुछ एज ग्रुप होती है जिसपे वो रिकमेंडेड होते हैं, तो जब डॉक्टर कहें तब करवाएं। अगर आप ओवरऑल एक टेस्ट की बात करेंगे तो ओवरऑल कोई एक टेस्ट नहीं है कि आपने करा लिया और आप चिंता मुक्त हो गए कि मुझे नहीं है या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी बॉडी की बात खुद ही सुननी होगी। जो मैंने जैसे आपको टेस्ट बोले ना, जैसे मैमोग्राफी या फिर वो एचपीवी पेप टेस्ट, ये स्क्रीनिंग के लिए होते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हमारे शरीर में कोई कीटाणु है, उसका कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उस समय हम उसको डायग्नोज कर लें, उसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। मतलब लक्षण आने के पहले ही बीमारी मालूम पड़ जाए। तो जो मैमोग्राफी का टेस्ट है जो महिलाओं में होता है वो 40 साल पर होता है। तो इससे पहले एक तो वो टेस्ट होता है कि भाई आपको गांठ महसूस हो रही तब आप करा रहे हैं, एक ये कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है तब आपने टेस्ट करवाया, तो गांठ बनने के पहले ही वो आपको डायग्नोज कर ले। जो आपने ये बताया भारत सरकार जो कर रही थी वो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर के लिए कर रही थी, पेप का टेस्ट। जो पेप का टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत ही बड़े उस पे स्केल पे किया गया था। तो ये टेस्ट जो होता है वो हर 3 साल या 5 साल, मतलब हर 5 साल में एक बार कराया जाता है। तो वो टेस्ट में सेल्स देखी जाती है, मतलब बच्चेदानी के मुंह से कुछ कोशिकाएं ली जाती है एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, कहीं दर्द नहीं होता है, और उसको उसकी एनालिसिस होती है। उस एनालिसिस में अगर कैंसर होने वाला होता है तो उसके कुछ चेंजेस आते हैं, तो ऐसी लेडीज को अलग कर लिया जाता है, फिर ऐसी लेडीज को और जल्दी जल्दी चेकअप के लिए बुलाया जाता है, और जिनका ठीक आता है उनको 5 साल में एक बार ही बुलाया जाता है। तो इस तरह से हम प्री कैंसरस जो डिजीज है उसको डायग्नोज कर लेते हैं, और अगर प्री कैंसरस हमने डायग्नोज कर लिया तो इसका मतलब है वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो भारत सरकार ने स्पेशली इसके लिए ही जो है पेप स्मीयर, जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, इसके लिए ही टेस्ट चलाया था, मतलब पूरा जो उन्होंने प्रोग्राम किया था वो इसके लिए ही।